28 अप्रैल या 1998 हवाई से होनोलुलु जाने के लिए एक प्लेन टेक ऑफ करती है। प्लेन में 90 पैसेंजर एंड 5 क्रू मेंबर्स सवार हैं। ये मात्र 40 मिनट की फ्लाइट थी। मौसम बिल्कुल क्लियर था। 1:25 पर ये प्लेन टेक ऑफ कर जाती है। प्लेन को टेक ऑफ हुए 13 मिनट बीत चुके थे। सभी लोग आराम से बैठे थे, बट उसमें से किसी भी पैसेंजर को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट में इस प्लेन के साथ क्या होने वाला है। सभी लोग आराम से बैठे थे, लेकिन अचानक एक तेज धमाका होता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पता चलता है कि प्लेन का कैबिन छत उखड़कर प्लेन से अलग हो गया है। अपने ऊपर खुला आसमान देखकर पैसेंजर और क्रू मेंबर्स की जान हलक में आ जाती है। इनके लिए सिचुएशन और भी बुरी हो जाती है तब जब उन्हें पता चलता है कि प्लेन अभी भी 24,000 फीट ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब एग्जैक्टली आगे इनके साथ क्या होता है? क्या वो सभी लोग सरवाइव कर जाते हैं या फिर प्लेन हवा में टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है? आगे जो होता है वो सुनकर आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ये दिल दहला देने वाली कहानी है। ये कहानी है अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की। कहानी की शुरुआत होती है 28 अप्रैल 1998 को। दोपहर 1:30 बजे के करीब हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। इस फ्लाइट का नंबर था 243 और ये अलोहा एयरलाइंस का बोइंग 737-200 सीरीज का एयरक्राफ्ट था। ये प्लेन हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु, जो कि एक हवाई की कैपिटल है, वहां जाने के लिए रेडी था। इसको ये दूरी तय करने में मात्र 35 से 40 मिनट लगने थे। मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट थी और इसीलिए ये प्लेन एक दिन में 10-10 बार चक्कर लगाया करता है। तो 28 अप्रैल के उस दिन भी ये प्लेन ऑलरेडी 3 चक्कर लगा चुका था और 1:30 बजे का टेक ऑफ इसका चौथा चक्कर होने वाला था। टेक ऑफ होने से पहले ग्राउंड सेफ्टी ने प्लेन का फुल इंस्पेक्शन किया था। अपनी रिपोर्ट में सेफ्टी स्टाफ ने प्लेन में किसी भी तरह की कोई टेक्निकल या किसी भी बॉडी पार्ट में खराबी का कोई जिक्र नहीं किया था। मतलब सेफ्टी स्टाफ के अकॉर्डिंग इस प्लेन में कोई दिक्कत नहीं थी। इवन कुछ वक्त पहले अपनी शेड्यूल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग बोइंग सर्विस बुलेटिन रिपोर्ट को भी पास किया गया था और इस जांच में भी प्लेन में किसी भी तरह की कोई खराबी का जिक्र नहीं किया गया था। फ्लाइट के कैप्टन थे 44 साल के रॉबर्ट स्कैस थेमी। फर्स्ट ऑफिशियल थे 36 साल के मिनी टॉपकिंस एंड ये दोनों वेल एक्सपीरियंस पायलट थे। यहाँ पर एक तीसरे शख्स का जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक 58 साल के एक फ्लाइट अटेंडेंट कैराबेल लेंसिंग की। लेंसिंग 38 साल से ये काम कर रही थी। हवाई के ज्यादातर लोग उन्हें पहचानते थे और प्यार से उन्हें सीबी कहकर बुलाते थे। तो मैंने तीनों नाम बताए हैं, इनको याद रखना, क्योंकि आगे चलकर ये हमारी कहानी में एक रियल लाइफ हीरो का काम करने वाले हैं। खैर, बोइंग 737-200 सीरीज का ये प्लेन 1969 में अलोहा एयरलाइंस को दिया गया था एंड तब से लेकर 1988 तक इस प्लेन में कुल मिलाकर 35,996 घंटे की हवाई यात्रा पूरी कर चुकी थी। लेकिन अपनी अब तक की इस सर्विस में इस प्लेन को ज्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट के लिए यूज किया गया था। इस कारण से इस प्लेन ने लगभग 89,680 बार टेक ऑफ एंड लैंड कर लिया था और जिसकी वजह से ये अपनी शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट के चलते ये अपनी फिक्स लिमिट से भी ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बार टेक ऑफ एंड लैंड कर चुकी थी। मतलब ये जो प्लेन थी इसकी लैंडिंग एंड टेक ऑफ 30,000 बार ही होना चाहिए था, बट अभी तक ये लगभग 89,680 बार टेक ऑफ एंड लैंड कर चुकी थी। खैर, प्लेन टेक ऑफ होने के लिए रेडी था। धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगते हैं। इसी दौरान बोर्डिंग ब्रिज से गुजरते हुए एक पैसेंजर की नजर प्लेन के बाहरी फ्यूजलॉज में आई एक दरार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा भी जाती है, बट वो ये सोचकर इसे नजरअंदाज कर देती है कि प्लेन के स्टाफ को इसके बारे में आइडिया होगा और इसीलिए इसके बारे में वो किसी फ्लाइट स्टाफ या ग्राउंड स्टाफ को नहीं बताती है। अब सभी पैसेंजर के सवार होने के बाद दोपहर के 1 बजे के करीब फ्लाइट ने अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू किया। टैक्सी वे से होते हुए लगभग 1:25 पर इसने हीरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। फ्लाइट रूल को फॉलो करने के लिए पायलट्स प्लेन को निर्धारित हाइट पर ले जाने के लिए क्लाइंब शुरू करते हैं। आमतौर पर जैसे सभी प्लेन में होता है कि प्लेन टेक ऑफ होने के बाद जब तक प्लेन अपनी निर्धारित हाइट पर नहीं पहुंच जाती है तब तक सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाए रखना कंपलसरी होता है। इसीलिए इस फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी। धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाते हुए जैसे ही प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। कैराबेल लेंसिंग सभी को ड्रिंक सर्व कर रही थी और अभी प्लेन को टेक ऑफ हुए सिर्फ 13 मिनट हुआ होता है, बट उसी वक्त 1:48 पर एक तेज धमाका होता है। जब तक कोई कुछ समझता या संभलता तब तक प्लेन का एक बॉडी, जिसे फ्यूजलाज कहते हैं, उसका एक हिस्सा टूटकर हवा में उड़ चुका होता है। अचानक हुए धमाके के बाद जब प्लेन को संभालते हुए पायलट्स
रॉबर्ट जॉन पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनकी होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि कॉकपिट का दरवाजा और फर्स्ट क्लास केबिन की छत उखड़कर अलग हो चुका होता है और उनको अपने पीछे बस खुला आसमान दिखाई दे रहा था। तेज हवा के साथ पूरे कॉकपिट में प्लेन के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे। अपनी आंखों के सामने लोगों को मौत दिख रही थी। फर्स्ट क्लास केबिन के पैसेंजर सीट बेल्ट के सहारे अपनी सीट पर झूल रहे थे। 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा सब कुछ प्लेन से बाहर खींच रहा था। छत उड़ने के बाद अचानक हुए डिकम्प्रेशन के कारण प्लेन के लेफ्ट साइड का एक बड़ा हिस्सा भी टूटकर प्लेन से अलग हो चुका था। किस्मत से सीट बेल्ट ऑन होने के चलते सभी पैसेंजर ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, जिसके कारण सभी पैसेंजर लकीली अपनी सीट पे चिपके हुए थे। लेकिन कैबिन क्रू इतने लकी नहीं थे। 58 साल की फ्लाइट अटेंडेंट कैराबेल लैंसिंग जो ड्रिंक्स सर्व कर रही थी, वो सभी को अपनी आखिरी वक्त में भी साथ रहने को कह रही थी। कैराबेल लैंसिंग बड़ी ही मुश्किल से एक साइड प्लेन को पकड़कर प्लेन से बाहर न खींचे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो लैंसिंग को अपने साथ खींचकर बाहर ले गया। एक दूसरी एयर होस्टेस मिचेल होंडा को भी हवा के प्रेशर ने केबिन फ्लोर पर पटक दिया, लेकिन लकीली वो एयर होस्टेस पैसेंजर सीट को पकड़कर अपने आप को प्लेन से बाहर खींचने से बचा लिया। मुश्किल से पैसेंजर सीट को पकड़े हुए जिंदगी और मौत से लड़ते हुए एयर होस्टेस मिचेल अभी भी पैसेंजर्स को शांत रहने और अपनी सीट को पकड़े रहने की सलाह दे रही थी। कॉकपिट का दरवाजा मलबे से बंद हो चुका था। मतलब इधर पैसेंजर्स को ये भी आइडिया नहीं था कि कॉकपिट में क्या हो रहा है, पायलट और को पायलट सही सलामत है भी या नहीं। अगर नहीं तो बाकी के 94 लोगों की मौत पक्की थी। कुछ देर संभलने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या उनमें से कोई प्लेन उड़ा सकता है, जिसके बाद सभी का जवाब था नहीं। यानी अब सिर्फ इस बात की होप थी कि पायलट और को पायलट सही सलामत हो। और कुछ देर बाद लोगों ने नोटिस किया कि प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है, बट वो गिर नहीं रहा है। एक फिक्स स्पीड से ऊंचाई कम हो रही थी। इसका मतलब था कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि दोनों ही पायलट जिंदा थे। दोनों ही पायलट ने ऑक्सीजन मास्क पहनकर प्लेन को किसी भी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चलता है कि प्लेन के काफी सारे कंट्रोल फेल हो चुके हैं। प्लेन धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। वहीं इतनी ऊंचाई पर केबिन डिकम्प्रेशन और प्लेन की तेज स्पीड के चलते पैसेंजर्स के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आमतौर पर इन फ्लाइट में अगर केबिन डिकम्प्रेशन होता है तो ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर आते हैं ताकि लोग सांस ले सके उसे पहनकर, बट यहाँ पे तो प्लेन की छत ही गायब थी, तो ऑक्सीजन मास्क आते कहाँ से? इतनी तेज हवा और ऑक्सीजन की कमी के कारण पैसेंजर्स कभी भी मौत के मुंह में जा सकते थे। बट यहाँ पर कैप्टन ने समझदारी दिखाई और तुरंत प्लेन के रेडियो को इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करके होनोलुलु एयरपोर्ट की हेल्प के लिए कॉल करते हैं और पास में माउ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की जानकारी देते हैं। लेकिन कॉकपिट में हवा का शोर इतना ज्यादा था कि होनोलुलु एटीसी कंट्रोलर में बैठे लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। शोर इतना ज्यादा था कि पायलट भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और हाथों के इशारों से बातें करते हुए पायलट ने प्लेन को तेजी से नीचे ले जाने का डिसीजन लिया। बिना कोई वक्त गवाए प्लेन की नोज को डाउन करके पायलट्स प्लेन को तेजी से नीचे ले जाना शुरू करते हैं। पायलट्स प्लेन को इतनी तेजी से नीचे ले जाते हैं कि एक वक्त पर प्लेन 4100 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आने लगता है। आमतौर पर प्लेन को 3000 पर मिनट के हिसाब से नीचे लाया जाता है ताकि पायलट्स प्लेन को कंट्रोल कर सके और प्लेन क्रैश ना हो। लेकिन अपने साथ साथ सभी पैसेंजर्स को मौत के मुंह में न जाने से बचाने के लिए पायलट्स के पास प्लेन को तेजी से नीचे ले जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ऑक्सीजन की कमी के कारण फर्स्ट क्लास केबिन में अब पैसेंजर्स के दम घुटने लगे थे। लेकिन प्लेन जैसे जैसे 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आने लगता है, कैप्टन प्लेन की स्पीड को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को सांस लेने में थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन इसी चक्कर में प्लेन इतनी तेजी से नीचे आई थी कि पहले से ज्यादा प्लेन की बॉडी पर भयंकर जोर पड़ा और कॉकपिट वाला हिस्सा लगभग टेढ़ा हो गया, जो कि किसी भी वक्त प्लेन से टूटकर अलग हो सकता था। ये देखते हुए पायलट रॉबर्ट ने उड़ान की कमान अपने हाथ में ली और अपने को पायलट मिमी टॉम्किन से नजदीकी एयरपोर्ट पर कांटेक्ट करने को कहा। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट था काहू लुई, जो माउ नाम के एक आइलैंड पर था। अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पहुँचने के रास्ते में पहाड़ पड़ते हैं और प्लेन की हालत ऐसी थी कि उसे पहाड़ के ऊपर से ले जाया नहीं जा सकता था। अब यहाँ पे एकमात्र तरीका था कि प्लेन को पहाड़ों के बीच से ले जाना, इसके लिए प्लेन को मोड़ने की जरूरत थी, बट प्लेन को मोड़ने में बहुत बड़ा रिस्क था। एक बार रॉबर्ट ने सोचा कि प्लेन को पानी में लैंड करा दिया जाए, लेकिन टूटे हुए प्लेन को पानी में उतारना और ज्यादा खतरनाक था। इसीलिए उन्होंने सब कुछ किस्मत के हाथ छोड़ दिया और प्लेन को मोड़ने का फैसला लिया। किस्मत ने साथ दिया और प्लेन के मोड़ने के बाद भी किसी तरह
उड़ता रहा। इसी बीच 1:58 पर को पायलट मिमी का कांटेक्ट माऊ एयरपोर्ट से होता है। हवा इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो एक संदेश भेजने में सफल हुई, ये कहते हुए कि हम लैंडिंग के लिए इनबाउंड हैं। और कुछ देर बाद उनका कांटेक्ट माऊ एयरपोर्ट से हुआ और इस बार ग्राउंड पर बैठे स्टाफ ये समझ गए थे कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। उन्होंने रनवे को खाली कराया और तुरंत एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए फोन कर दिया। बट अभी भी बहुत कुछ किस्मत पर अटका हुआ था। प्लेन जब एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो ग्राउंड स्टाफ ने उसे दूरबीन से देखने की कोशिश की और जो नजारा उन्होंने देखा उस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। दूर से प्लेन ऐसा लग रहा था कि मानो किसी शार्क ने डॉल्फिन के पीठ के चितरे को काट कर निकाल दिया। उनकी नोज आगे की ओर झुकी हुई थी। साइंस की मदद से ग्राउंड स्टाफ उस प्लेन को देख रहे थे। वो प्लेन साइंस का एक अच्छा नमूना था और साइंस कहता है कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन उस दिन जो हो रहा था वो किसी चमत्कार से भी कम नहीं था। स्पीड कम करते हुए कैप्टन प्लेन को रनवे की तरफ लाने लगते हैं, लेकिन स्पीड कम करते हुए प्लेन जैसे जैसे 312 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंचता है तो प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगता है। जल्दी पायलट को ये रियलाइज होता है कि अगर प्लेन को क्रैश होने से बचाना है तो प्लेन का स्पीड बढ़ाना ही होगा, लेकिन इतनी तेज स्पीड से प्लेन को लैंड करवाना किसी खतरे से कम नहीं था। सेफ लैंडिंग के लिए आमतौर पर प्लेन को 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लैंड करवाना होता है। इसीलिए पायलट डिसाइड करती है कि प्लेन क्रैश होने से अच्छा है कि प्लेन को वो तेज स्पीड में ही लैंड करवाए। जिसके बाद कैप्टन टॉमकिंस को लैंडिंग गियर डाउन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद टॉमकिंस तुरंत ही लैंडिंग नोब को डाउन कर देती, लेकिन लैंडिंग गियर नोब को डाउन करने के बावजूद भी फ्रंट लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं होती है। इसका मतलब है कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं हुआ। ये देखकर कैप्टन तुरंत मैनुअल लीवर से लैंडिंग गियर को डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट बार बार कोशिश करने के बावजूद भी फ्रंट लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं होती। अब आमतौर पर ऐसे हालत में पायलट्स कॉकपिट में लगे कैमरा में भी देख सकते थे कि लैंडिंग गियर डाउन हुआ है या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो कैमरा भी फेल हो चुका था। बट तभी नीचे से देख रहे दूरबीन से लोग काम आते हैं, उनको वायरलेस सिस्टम से बताते हैं कि गियर डाउन हो चुका है। जिसके बाद पायलट्स देखते हुए प्लेन को रनवे पर उतार देते हैं और किसी तरह घिसटते हुए वो प्लेन रुक जाती है। वहाँ पर खड़े किसी भी इंसान को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर एक परकच्चे उड़ा हुआ प्लेन इतनी आसानी से सेफ्टी लैंड कैसे कर सकता है। बट वही है कि जो भी हुआ इस प्लेन के साथ उस दिन चमत्कार ही हुआ था। खैर, इस हादसे में कुल 7 लोगों को सीरियस इंजरी आई थी। लगभग 60 लोगों को माइनर इंजरी भी हुई थी। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि उनकी जान बच गई थी। वो आपस में गले मिलकर रो रहे थे। बट तभी किसी को रियलाइज होता है कि फ्लाइट अटेंडेंट कैराबेल लैंसिंग गायब थी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने लैंसिंग को हादसे से ठीक पहले केबिन में खड़े होते हुए देखा था। आखिर में पता चलता है कि लैंसिंग फ्यूजलाज टूटते ही हवा के साथ बाहर खिंच गई थी। मरीन कोर्प्स के हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन्स और दूसरे शिप के साथ मिलकर 3 दिन तक एक रिसर्च कोऑर्डिनेट किया गया, लेकिन कैराबेल लैंसिंग की बॉडी कभी भी नहीं मिली। ये हादसा इतना खतरनाक और शॉकिंग था कि पलक झपकते ही इसकी न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई और तुरंत ही इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर जाती। लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि कैसे एक भारी भरकम जेट का छत हवा में उखड़कर प्लेन से अलग हो सकता है। आमतौर पर एयरप्लेन फ्यूजलाज का बाहरी हिस्सा 2.5 mm मोटी मेटल शीट से बना होता है। इसीलिए आमतौर पर ऐसे हालात में जॉइंट्स के किनारे सबसे कमजोर जगह ही होते हैं। इसीलिए जो एयरपोर्ट स्टाफ होते हैं उनका सबसे पहला शक इन्हीं जॉइंट्स एरिया की तरफ जाता है और वो लोग इसको सबसे पहले चेक करते हैं। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो जब सभी पैसेंजर से पूछताछ करती है तो वही पैसेंजर जिसने बोर्डिंग पास करते वक्त प्लेन की दीवार में क्रैक देखी थी, वो पैसेंजर जिस जगह दरार की बात करती है, इन्वेस्टिगेशन टीम को अपनी जांच में उसी जगह में क्रैक आने का पता चलता है। इतनी ऊंचाई पर हवा के तेज प्रेशर होने के कारण इसी क्रैक से प्लेन की छत उखड़कर अलग हो गई थी। फर्दर जांच में पता चलता है कि इसमें अलोहा, बोइंग और सरकार तीनों की गलती थी। बोइंग को पता था कि अलोहा के प्लेन अपनी उड़ान सीमा से आगे जा चुका है। वहीं अलोहा कंपनी ने मेंटेनेंस में काफी लापरवाही की थी। कंपनी में ढंग का एक इंजीनियर भी नहीं था जो प्लेन की मरम्मत कर सके। जांच में पाई गई गलतियां इतनी खतरनाक थी कि अमेरिका गवर्नमेंट ने तुरंत पूरे मेंटेनेंस प्रोसेस को बदलने का ऑर्डर दिया। एक नई एयरवर्थनेस टास्क फोर्स का गठन हुआ जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था सभी प्लेन्स को अच्छी तरह से चेक करना। एयरप्लेन इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट बदलाव था, लेकिन इस बदलाव की कीमत एयर होस्टेड कैराबेल लैंसिंग को अपनी जान लेकर चुकानी पड़ी।
इस हादसे में पायलट के साथ साथ पूरी कैबिन क्रू टीम ने बहुत ही बहादुरी से अपने काम को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे चलकर इस इंसिडेंट पर बहुत सारी फिल्म बनी, बुक्स लिखे गए, टीवी शोज बने, बट ये जो भी था ये दिल दहला देने वाला हादसा था। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने हाल ही में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी बताइएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टा पर मेरा हैंडल है थिंक हमजा, आप वहाँ पर भी बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी।